क्लास 10 शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक है सिखिज्म, द इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म डिस्कस करेंगे। तो इंक्लूडिंग उसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? गोविंद सिंह, बंदा बैरागी एंड रंजीत सिंह। तो सबसे पहले गुरु नानक देव के बारे में डिस्कस करेंगे। Now Muslim rule was established in Punjab right from beginning of the 13th centuries में मोस्टली मुस्लिम्स रूलर्स जो है स्टैब्लिश हो चुकी थी इंडिया के अंदर। इवन इन पंजाब में भी उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था। सो इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश द रिलीजियस रूल्स, उन्होंने मुस्लिम्स जो डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत, उन्होंने अपनी रिलीजियस रूल्स कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत सारी अलग अलग स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो की थी। द मुस्लिम्स रूलर्स जो थे दे हैव गिवन द फर्स्ट क्लास स्टेटस मुस्लिम को दिया था। उसके बाद द हिंदू व प्लेस इन द सेकंड कैटेगरी। इस तरह से उन्होंने शुरुआत कर दी कि रिलीजियस बेस पे शुरू कर दिया रूल करने के लिए। ड्यू टू दिस रिलीजियस इंटॉलरेंस, कि ये जो था रिलीजियस इंटॉलरेंस की अगर वो सिर्फ मुस्लिम को फेवर करेंगे, नॉन मुस्लिम को नहीं फेवर करेंगे, तो ये गलत चीज़ भी थी। जो इंटॉलरेंस जो हो रही थी दिल्ली सल्तनत के अंदर, ये चीज़ें सही नहीं था। स्ट्रगल्स बिगन टू टुक प्लेस, लोगों ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। इसी बीच में बहुत कुछ चेंजेस उन्होंने बहुत कोशिश की। जो सल्तनत थे और रूलर्स जो थे दिल्ली सल्तनत के, जैसे बिल्डिंग मॉस्क इन प्लेस ऑफ टेम्पल्स, जहाँ पे टेम्पल्स है उनके जगह में वो मॉस्क बनाए। ये कॉमन फिनोमेना बन चुका था कि ये चीज़ें कॉमन हो चुकी थी दिल्ली सल्तनत के अंदर में। एंड एन एटमोसफियर ऑफ इंटॉलरेंस एंड हेट्रेड स्टार्टेड टू डेवलप। तो यहाँ पे एक जो थी माहौल किस तरह से बन गई कि वो हेट्रेड, कि वो दूसरे कास्ट को, दूसरे रिलीजियस को अच्छे नज़र से नहीं देखे थे, उनको इनटॉलरेंस, उसको टॉलरेट नहीं करना। इस तरह से जो एटमोसफियर था वो बहुत ही बेकार हो चुका था, बहुत ही गंदा हो चुका था। ऐसे में इस समय में कहा गया कि गुरु नानक जो था उनका जन्म हुआ। गुरु नानक देव वॉज बॉर्न इन ऑन 15 अप्रैल 1469 में CE, दैट वॉज कॉमन एरा, एट तलवंडी। ये जो है प्रेजेंट पाकिस्तान में एरिया चला गया, तलवंडी ननकाना इसका जो नाम है, ये प्रेजेंट अभी पाकिस्तान में ये एरिया है तलवंडी। ठीक है, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ। उसके बाद जब वो बड़े हुए, ही गॉट मैरिड टू शुलकनी, उनकी पत्नी का नाम था शुलकनी, उनकी शादी भी उनसे। फिर नानक वॉज इंक्लाइन टूवर्ड स्पिरिचुअलिज्म। और धीरे धीरे देखा गया कि नानक का जो उनकी जो इंटरेस्ट थी, जो रुचि थी, वो मोस्टली दे इंक्लाइन टूवर्ड स्पिरिचुअलिज्म, मीन्स कि ही जस्ट मूव टूवर्ड रिलीजियस मैटर्स, कि उनका ध्यान जो था भगवान के तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव हो गया, गॉड्स के डिवोशंस, गॉड्स के लिए कुछ करना। तो इस तरह से उनकी झुकाव जो थी स्पिरिचुअलिज्म में, मतलब गॉड्स के पूजा पाठ में जो सही चीज़ है, जो करेक्ट है, गॉड जो हमें बोल रहे करने के लिए, उस तरह से ना ये चीज़ें जो उनको समझ में आए, साथ साथ उन्होंने इस चीज़ों को दूसरों को समझाने की भी कोशिश की। इसलिए नानक स्टार्टेड ट्रैवलिंग, उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू कर दिया, घूमना, आसपास के एरिया से शुरुआत की। एंटायर इंडिया, धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो स्लोगन थी, उनकी जो प्रीच थी लोगों को बताना, तो ये था उनका प्रीच, ऑल ह्यूमन्स आर द सेम ऑफ द सेम कास्ट, कि सारे लोग जो है, जो इंसान है, सभी ह्यूमन बींग्स जो है वो एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। उनका ये सोचता है कि सभी इंसान जो है भगवान ने बनाया है, तो हम सब एक है। ये स्लोगन लेके उन्होंने इंटायर इंडिया में ये प्रीच करना शुरू कर दिया कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। एंड दीज ट्रैवल्स इनिशिएटेड बाय हिम आर कॉल्ड, और इन्होंने इस ट्रैवल को ये सिर्फ धार्मिक स्थल से नहीं, बल्कि अपने लिए नहीं, बल्कि सभी रिलीजियस को उन्होंने साथ में रखा। तो इसके लिए जो इनका मेन इंटेंशन था कि उनको, लोगों को जो उनके मन में अंधकार है उनको हटाना है। तो इस ट्रैवलिंग को जो प्रीच कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, इसे नाम क्या दिया? उदय सेन। ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने इस चीज़ों को हाईलाइट किया कि इस तरह से हमें लोगों को बताना है। इस ट्रैवलिंग का उन्होंने नाम बताया गया। इनिशिएटेड बाय हिम आर कॉल्ड उदय सियान। द टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव इंक्लूड्स, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया? बिलीव इन वन गॉड, कि गॉड जो है एक है सबसे पहले। इम्पोर्टेंस एंड वर्शिप, तो हमें उनकी इम्पोर्टेंस, उनको मानना है, उनकी वर्शिप करना है, भगवान की पूजा करना है। ग्रेटनेस ऑफ वंस, कि उन्होंने हमें जो भी दिया उनके लिए हमें धन्यवाद करना है उनको। तो इसी तरह से इनके प्रीचर्स में थी, एक्सेट्रा।
He emphasized on performing pure actions and performed the work of social reforms by opposing caste and color discrimination. साथ साथ उन्होंने किस चीज़ पे emphasize किया कि हमें अपनी प्योर, हम जो काम कर रहे हैं वो सत्य होना चाहिए, सही होना चाहिए, और वो पूरा सत्य सही रहेगा तो वो सही है, क्योंकि गॉड किसके पास रहेंगे? जो हम प्योर है, जो हम सही राह में चलते हैं, हमेशा गॉड उनके साथ रहते हैं. एंड परफॉर्म द वर्क, हमें और काम क्या करना है? अच्छा काम करना है, समाज में जो बुरी चीज़ है उसको हटाना है, रिफॉर्म करना है सही से. तो जिस तरह से समाज में उस समय जो थी सोशल इवल्स थी समाज के अंदर, जैसे कास्ट सिस्टम, लोग भेदभाव करते थे कास्ट को लेके, रिलीजियस को लेके, कलर्स को लेके, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो कलर्स को लेके डिस्क्रिमिनेशन करते थे. तो इस तरह से चीज़ें जो थी इनको उन्होंने अपोज किया कि हमें इस चीज़ों पे भेदभाव नहीं करना है, इस चीज़ों पे एकदम ही हमें भेदभाव नहीं करना है. फिर साथ साथ उन्होंने क्या बताया? ही सेड कास्ट डज नॉट मैटर, कि कास्ट मैटर नहीं करता. व्हाट मैटर इज एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल. आप कौन से जाति से हो वो मतलब नहीं है, लेकिन आपने क्या कर्म किया है, क्या काम कर रहे हो, ये मायने रखता है आपका. तो दैट इज द मैटर, व्हाट यू आर डूइंग. तो आपका एक्शन इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका कास्ट इंपॉर्टेंट है. तो उनका ये मेन था. उसके साथ साथ जापू जी, आरती, रहीरम, हरिरम, बहराम महा आर फेमस कंपोजिशंस. तो इन्होंने जो बनाई कंपोजिट के अपने विचारों को, जिस तरह से उन्होंने अपनी मेन आइडियोलॉजी जो थी उनकी उस सब चीज़ों में, तो उन्होंने बुक जो कंपोज की, ये सारे उसके नाम है, इन्होंने कंपोज किया. साथ साथ ही फाउंडेड सिखिज्म. इन्होंने कौन से धर्म की स्थापना की? सिखिज्म. एस्टैब्लिश विच रिलीजन? सिखिज्म. एंड मेड हिज प्लेस अमंग द लीडिंग रिलीजन. और उसने अपने, जिस तरह से बाकी धर्म का जन्म हुआ तो उन्होंने इस धर्म का जन्म दिया, और साथ साथ सभी धर्म के साथ साथ उसी लीडिंग में, जिस तरह से सभी धर्म फेमस थे तो ये भी बहुत ही कम समय में फेमस हो गया. लोगों ने इनको अपनाया, इस धर्म को अपनाया. एंड सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड. और साथ साथ लोगों ने रिफॉर्म भी किया उनके साथ साथ. गुरु अंगद, हु वॉज द डिसिपल्स ऑफ गुरु नानक. तो गुरु अंगद जो थे उनके कौन थे? डिसिपल मतलब स्टूडेंट्स. ठीक है. तो गुरु अंगद वॉज द डिसिपल्स ऑफ गुरु नानक, परफॉर्म द वर्क ऑफ एक्सप्लेनिंग गुरु नानक टीचिंग्स टू द कॉमन मैन. अब जो स्टूडेंट्स ने जो सीखा, उनकी जो छात्र जो भी थे उनके, जो उनके अंदर मिश्रण में सीख रहे थे उनके, तो जो भी उन्होंने सीखा वो दूसरों को सिखाने के लिए, तो गुरु अंगद ने लोगों को सिखाने के लिए शुरुआत कर दी. साथ साथ उन्होंने जो कॉमन मैन को टीच किया कि किस तरह से गुरु नानक क्या चाहते हैं. फॉर दिस ही डेवलप द गुरुमुखी स्क्रिप्ट. उनके लिए उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट बनाई. ठीक है, कि इस तरह से. एंड कंपोज्ड, साथ में क्या कंपोज किया? कंपोज द वाणी ऑफ गुरु नानक, कि वो क्या बोलना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुरु वाणी. तो ये किसकी वाणी थी? किसकी आवाज़ थी? किसकी? गुरु की थी. तो इसीलिए गुरु वाणी के अंदर नाम दिया गया. और स्क्रिप्ट का नाम क्या? स्क्रिप्ट जो बनाई थी वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट थी. इसी तरह से ये शुरुआत होगी गुरु नानक की प्रीचिंग करना विद द हेल्प ऑफ हिज डिसिपल. नाउ ही परफॉर्म मेनी अदर इम्पोर्टेंस. इसके साथ उन्होंने बहुत कुछ और भी कार्य किया, सच एस्टैब्लिशिंग मांझियान विच वे सेंटर ऑफ द सत्संग प्रीचिंग, कि किस तरह से सत्संग प्रीच करना चाहिए, लंगर सिस्टम, लोगों को खाना, और कॉम्प्लिकेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब. इस तरह से शुरुआत किया गया इसके काम के साथ साथ. तो मांझियान जो थे, इसमें मांझियान में क्या बताया गया कि सत्संग प्रीच करना और लंगर की सिस्टम. लंगर मतलब जो खाना, अगर आप जाते कभी भी देखेंगे गुरुद्वारे में लंगर होती है, कोई भी जाके वहाँ पे खाना खा सकते हैं, वो सभी के लिए होती है. तो इसी तरह से ये सिस्टम शुरू किया गया सिखिज्म के अंदर, गुरु नानक के अंदर. एंड कंपिलेशंस ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब भी इनको उन्होंने कंप्लीट की, एक्सेट्रा, और बहुत सारे काम किया गया. तो ये सारे जो मेन काम था इन्होंने शुरुआत की. ना गुरु अंगद डायड इन द ईयर 1552. इनकी देहांत कब हुई? 1552 में. उसके बाद उनका जो था ऑन द बैंक ऑफ रिवर बीज. तो ये पंजाब में है रिवर बीज. तो इसी तरह से ये बीज जो है इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरीज है. ठीक है. तो अ डिसिप्लिन नेम अमरदास. अब अंगद के डिसिप्लिन को थे, गुरु अंगद के डिसिप्लिन का नाम था अमरदास. वॉज मेड द न्यू गुरु. तो उनके बाद उनके जो डिसिप्लिन थे अमरदास, उन्हें बना दिया गया न्यू गुरु, कि अब से ये गुरु रहेंगे ना. उसके बाद गुरु नानक के बाद गुरु अंगद के बाद अमरदास.
तो इसी तरह से जो भी डिसिप्लिन आया, जो बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे अपने गुरु से, तो उसी तरह से उन्हीं को नेक्स्ट गुरु मान लिया जाता था। तो अमरदास बन के न्यू गुरु। ही इम्प्लीमेंटेड द लंगर सिस्टम एंड मांझिया सिस्टम इन अ रिजिड वे। इन्होंने भी शुरुआत कर दी और इसको फॉलो किया, लंगर सिस्टम भी एंड मांझिया, जिसमें सत्संग किया जाता था। और ये रिजिड था, मतलब ये एकदम इस फैसले को कोई चेंज नहीं कर सकता, ये कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए, इस तरह से ये रिजिड एकदम फिक्स्ड। डिक्लेयर्ड बैशाखी, उसके साथ साथ उन्होंने बैशाखी जो फेस्टिवल होती है उसे डिक्लेयर कर दिया कि बैशाखी जो है ऐसा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा एंड ओपोज। और इन्होंने भी जो इवल्स थी उनके लिए इन्होंने भी आवाज़ उठाई, जैसे सती सिस्टम, ये भी इन्होंने मना कर दिया कि सती सिस्टम फॉलो नहीं होना चाहिए। एम्पर अकबर केम टू विजिट हिम एट अ प्लेस नेम गोविंदवाल, और इन्हीं के द्वार पे, इनके दरबार पे एम्पर अकबर भी आए थे, और उस जगह जहाँ वो आए थे नाम क्या है, गोविंदवाल। दिस प्लेस इज रिगार्डेड एज अ पिलग्रिमेज ड्यू टू गुरु अमरदास, और इस प्लेस जो ये पिलग्रिमेज बन गया, धार्मिक स्थान बन गया किसका, गुरु अमरदास का। ना अब ये गुरु अमरदास के बारे में डिस्कस करेंगे। गुरु अमरदास, इनका जन्म और इन्होंने कब से कब तक जो है एज अ रूल किया, तो ही इंक्रीज द नंबर ऑफ रिलीजियस सेंटर। इन्होंने धार्मिक स्थान जहाँ पे जैसे गुरुद्वारा, तो इसी तरह से उन्होंने बहुत से इंक्रीज किए एंड बिल्ड अ मैसिव रिजर्वर्स, साथ साथ बहुत से रिजर्वर्स बनाए ऑन 500 बीघास ऑफ लैंड विच बिकम रिन्यूड एज अमृतसर। जो उन्होंने रिजर्वर बनाया था कितने, 500 बीघा लैंड एरिया, अब वो बाद में क्या बना, रिनॉर्ड, उसको नाम दिया गया एज अमृतसर। द प्रोमिनेंट सिख प्लेस अमृतसर इज नेम्ड आफ्टर इट, और बाद में ये एक उनके लिए बहुत बड़ा धार्मिक स्थान बन गया अमृतसर, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट सिखिज्म सिख प्लेस के लिए। उसके बाद द पावरफुल एंड वेल्दी फार्मर ऑफ दिस प्लेस बिकम द डिसिप्लिन ऑफ सिखिज्म। फिर उनके आसपास जो एरिया थे, जो जिन्होंने जमीन दी थी, तो उसी तरह से वो लोग क्या बन गए, उन्होंने सिखिज्म अपना लिया और वो उनके डिसिप्लिन बन गए, उनके भक्त बन गए। मुगल एम्पर अकबर अबलाइज्ड द टैक्स विच वॉज लिव्ड ऑन हरिद्वार पिलग्रिमेज ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय गुरु रामदास। और इसी तरह से गुरु रामदास ने अकबर को जब उन्होंने बताया कि इस तरह से जो वो टैक्स है, रिलीजियस टैक्स लिया जाता है, तो जब उन्होंने कहा कि इस टैक्स को नहीं लेना चाहिए, तो अकबर ने इस टैक्स को फौरन ही एबलाइज कर दिया कि ये टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो भी धार्मिक के लिए जाते हैं, हरिद्वार पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, तो ये चीज़ें उनसे कोई भी उनसे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये किसके ने कहा था उनको, गुरु रामदास जी ने। ना मेंटेनिंग फ्रेंडशिप विद अकबर, तो इनका रिलेशन जो था मुगल्स के साथ अच्छा था, फ्रेंडशिप रिलेशंस कहा गया। रामदास इंक्रीज द नंबर ऑफ सिख्स, साथ साथ इन्हीं के अंडर में रामदास ने सिखिज्म और नंबर ऑफ जो पीपल्स थे दे कन्वर्टेड देमसेल्फ, उन्होंने अपने धर्म जो है सिखिज्म अपनाई। रामदास स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ग्रांट टू द पुअर, साथ साथ जो गरीब थे जिनके पास कुछ नहीं था, तो जो भी लोग जो डिनोट करते थे ज़मीन जो है गुरुद्वारे के नाम पे, इस तरह से, तो इन्होंने शुरू कर दी उन सबको ग्रांट करना ज़मीन टू द पुअर एंड द नीडी, ये जो बहुत ज़रूरतमंद है उनको, एंड नीडी बाय प्रोपेगेटिंग मसद प्रैक्टिस, ताकि लोग जो है उसके वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे, उनके पास कम से कम अनाज खाने के लिए तो मिलेगा, इस तरह से। ना गुरु स्टार्टेड टू बी कॉल्ड एज सच्चा बादशाह अलॉन्ग विद द सदगुरु, तो इसी तरह से धीरे धीरे गुरु को नाम, जिस तरह से गुरु साहब बोलते थे, तो इसी तरह उनका नाम दे दिया गया सच्चा बादशाह अलॉन्ग विद सदगुरु, तो इसी तरह से उनको ये नाम दिया गया, लोगों ने उनको नाम दिया गया कि उनके लिए जो है बहुत कुछ कर रहे, सोच रहे, तो सचमुच ये सच्चा बादशाह है जो उनके लिए इतना काम कर रहे। फिर गुरु रामदास के बाद है गुरु अर्जुन देव ने ही वॉज द फिफ्थ सिख गुरु कहा गया, ही वॉज द फिफ्थ सिख गुरु। ही प्रूव टू बी द रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ सिखिज्म, इन्होंने भी बाकी जितने सारे लोग जो थे उनको उन्होंने एक साथ किया और ऑर्गेनाइज किया, और इकट्ठा करना भी बहुत बड़ी बात होती है कि अलग अलग होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वी शुड कलेक्टिवली ज्वाइन टुगेदर एंड फाइट टुगेदर फॉर एनी प्रॉब्लम्स। तो इसी तरह से उन्होंने सिखिज्म जो थे रियल ऑर्गेनाइजर थे, क्योंकि उन्होंने सबको ऑर्गेनाइज किया एक सही तरीके से। गुरु इनरिच सिखिज्म विथ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल राइट्स, साथ साथ उन्होंने सिखिज्म के रिलीजियस मैटर्स क्या होना चाहिए, कैसा, एंड पॉलिटिकल राइट्स क्या क्या उनके पास राइट्स होनी चाहिए,
ये चीज़ उन्होंने ऑर्गेनाइज की। तो किसने की? गुरु अर्जन देव ने। मुगल एम्पर शाहजहां, जब शाहजहां आए अकबर जाने के बाद फिर बहुत सारे चेंजेस आए, उनके बेटे फिर उनके बेटे। तो जब जहांगीर आए तो सेंटेंस हिम टू डेथ एज ही हैड ब्लेस्ड हिज रिबल खुसरो, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जहांगीर आने के बाद इन्होंने इनको डेथ सेंटेंस, इनको फांसी बता दी गई, इसकी डेथ सेंटेंस, क्योंकि इन्होंने, गुरु अर्जन देव ने क्या किया था, उनकी जो दुश्मन थी उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया था, तो इसलिए वो उनसे मतलब कि इन्होंने इस तरह से उनको आशीर्वाद दे दिया, ब्लेसिंग दे दी उनके लिए, तो उसी तरह से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उनके लिए, उन्होंने फिर ये फरमान जारी कर दी, डेथ सेंटेंस इशू कर दी। सिखिज्म बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ड्यू टू हिज वर्क सच एज compilations of Adi Granth, providing a particular form of mansab system, sending disciples to foreign countries for collection of grants etc. कहा जाता है अर्जुन देव के अंदर में सिखिज्म जो थे टोटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए थे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे कि उनको जो है लंगर चलाना है, गरीबों को दानपन करना है, ये किसी के लिए उनको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इन्होंने खुद ही अपने लिए काम और पैसा ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इन्होंने शुरू क्या किया था, ग्रांट, जो आदि ग्रांट, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ मनसब सिस्टम, ज़मीन जिसके पास थी, जो लोग उनको दे थे उसमें एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था। उनके जो डिसिप्लिन थे वो घूमते थे फॉरेन कंट्रीज में और वहाँ से लोगों से जो डोनेट करते ग्रांट, वहाँ से वो लेके आते थे। तो इसी तरह से इनके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। Now Arjan Dev sacrifice of his life transformed the Sikh into a strong military power. जब इनकी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, क्यों? क्योंकि इनको डेथ सेंटेंस किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। सिंपल सी एक छोटी सी ब्लेसिंग के कारण उनको डेथ सेंटेंस इसको इशू कर दिया गया। लेकिन इनकी जो डेथ थी वो ऐसे ज़ाया नहीं गई, इनकी ये सेक्रीफाइस जो थी इट टर्न सिखिज्म को जो था उन्होंने एक नया न्यू फेस में लेके आया, बिकॉज दे टर्न इनटू अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, क्योंकि उनके बाद सिख जो थे उन्होंने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के रूप में चेंज किया, मिलिट्री पावर के रूप में। अर्जुन देव मार्शल आर्म्स वॉज अ लैंडमार्क इंसिडेंस इन द हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म। तो इनकी जो बलिदान थी वो ज़ाया नहीं गई, उन्होंने एक पूरा का पूरा हिस्ट्री जो था सिखिज्म का चेंज कर दिया, बिकॉज फ्रॉम दैट ऑनवर्ड Sikhism, they turned into a strong military power. Now, due to which the peaceful Sikh become the proponent of armed struggle. क्योंकि वो जो पहले शांति थे, शांति की पुजारी थे, शांति हमेशा, लेकिन अब वो क्या हो गए, अब वो आर्म स्ट्रगल हो गए कि अपनी अधिकार के लिए, हक के लिए वो लड़ सकते हैं, चुप नहीं रहेंगे। सिख नाउ गेट ट्रांसफॉर्म इनटू अ मिलिट्री यूनियन, और अब जो थे वो मिलिट्री यूनियन बन चुके थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे उसके बाद गुरु हरगोविंद सिंह। ना गुरु हरगोविंद सिंह उनके बाद है, तो गुरु अर्जुन देव सन गुरु हरगोविंद सिंह, उनके जो पुत्र थे, बेटे जो थे गुरु हरगोविंद, वो बने नेक्स्ट गुरु बने एंड बिकम द सिक्स्थ गुरु, और वो क्या बने, सिक्स्थ गुरु बने। ही अडॉप्टेड टू स्वॉर्ड इन प्लेस ऑफ अब वुलन चेन जो थे शैली, उसकी प्लेस में उन्होंने चेंज करवा दिया सोड रखना, कि हमें सोड रखना, क्योंकि सिख में मोस्टली उनके यूनिफॉर्म के अंदर आप देखेंगे कि उनके पास ये चीज़ें जो है वो होती है, और वो उनके लिए वो कंपलसरी है। इसके लिए गवर्नमेंट भी उनको परमिशन दिया है कि वो अपने पास रख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि उनके रिलीजियस में ये इंक्लूड होता है। सो इसी तरह से इन्होंने, तो वो किसने शुरुआत की, गुरु हरगोविंद सिंह ने करवाई, क्योंकि वो पहले क्या था, अब वुलन चेन होती थी शैली, उसको रिप्लेस करके उन्होंने अडॉप्ट किया कि 2 swords होनी चाहिए। 1 sword रिप्रेजेंट अ रिलीजियस सेक्ट नेम पीरी। तो 2 swords है, तो उसका मीनिंग क्या था, तो 1 swords के जो रिप्रेजेंट क्या करता है, रिलीजियस, ठीक है, तो रिलीजियस को रिप्रेजेंट करेगा सेट नेम पीरी, एंड द अदर sword रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिटिकल डेजिग्नेशंस नेम मीर, तो पीरी एंड मीर। तो इसी तरह दूसरा sword जो रिप्रेजेंट करेगा पॉलिटिकल, कि वो कौन सी पॉलिटिकल पोस्ट में, डेजिग्नेशन मतलब वो किस मुद्दे में, किस ओहदे में है, उनका ओहदा क्या है, किस तरह से, तो उसको मीर के नाम से, तो पीरी और मीर, इस तरह से 2 sword जो है वो अलाउड हो गए।
इन प्लेस ऑफ ग्रांट ही स्टार्टेड रिसीविंग आर्म्स एंड एमुनेशंस। तो पहले जो ग्रांट लेते थे लोग, उनको अनाज देते थे, टैक्स जिस तरह से होता था उससे लोग एग्रीकल्चर के लिए, अब उन्होंने शुरुआत कर दी ग्रांट्स के बदले आर्म्स एंड एमुनेशंस, क्योंकि हथियार चाहिए। युद्ध अगर कभी भी, जैसे अभी जहांगीर के कारण उनके पिता का उन्होंने हत्या करवा दी, तो इसी तरह से कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनको अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा, तो उनके लिए क्या चाहिए, आर्म्स एंड एमुनेशंस। तो उन्होंने ये शुरुआत कर दी। ही बिल्ड प्रीमिसेस नियर ईच टेम्पल विच हैड ऑल टॉल सीट्स। और उन्होंने क्या बिल्ड किया, एक टेम्पल्स, और उसमें एक बहुत आराम से बहुत बड़ी सीट थी जहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर सकते थे, विच वॉज बीन बिल्ड इन 1699 में, एंड दिस केम टू बी नोन एज अकल तख्त। इसे नाम दिया गया अकल तख्त, विच जहाँ पे बैठ के वो और सिंबल कि वो डिसीजन देखेंगे, मतलब जो सही इंसान है वही यूज़ कर सकता है, इस पे बैठने का अधिकार उनका है। दिस इमर्ज्ड एज अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पावर। और इसी तरह से ये क्या बना, सिंबल ऑफ पॉलिटिकल सोवेरेंटी ऑफ द सिख, कि इसके ऊपर कोई और रूल नहीं करेगा, जो कंट्रोल कर रहा, कोई बाहर वाला कंट्रोल नहीं करेगा हम पे, किसी बाहर वाले के अधिकार नहीं है इसमें, ऑफ द सिख। जहांगीर ट्राई टू कलेक्ट गुरु अर्जुन देव फाइनेंशियल फाइन ड्यू वॉज फ्रॉम गुरु हरगोविंद। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो गुरु अर्जुन देव की फाइनेंशियल जो ड्यूज थी, तो जहांगीर ने कोशिश की उनकी ड्यूज जो थी, जो भी इनकी टैक्स थी, फाइनेंशियल ड्यूज जो थी, उनके पुत्र से हरगोविंद से कलेक्ट कर लिया जाए। लेकिन गुरु हरगोविंद ने क्या किया, ऑन हिज रिफ्यूजल, उन्होंने रिफ्यूज कर दी। तो हरगोविंद वॉज इम्प्रिजन। जब उन्होंने रिफ्यूज कर दी कि वो कोई भी फाइनेंशियल फाइन नहीं भरेंगे, तो उनके साथ क्या किया, उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया, मतलब बंदी बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया, इन जेल इन ग्वालियर फोर्ट। कहाँ पे, ग्वालियर फोर्ट में। ऑल्दो हरगोविंद हैड स्टार्टेड द वर्क ऑफ गिविंग अ मिलिट्री फॉर्म टू सिखिज्म, क्योंकि तब तक हरगोविंद जी ने सिखिज्म मिलिट्री फॉर्म्स को एक शेप दे दिया था, स्टार्ट हो चुकी थी ये। यर द लेटर गुरु हर राय, हरकृष्ण एंड तेग बहादुर परफॉर्म द वर्क ऑफ प्रोपेगेटिंग सिखिज्म ओनली। उसके बाद जो गुरु आए, तो इन्होंने किसके ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज किया, प्रोपेगेटिंग सिखिज्म, कि हमें सिखिज्म पे ज़्यादा ध्यान देना है, सिखिज्म के मतलब क्या है, सिखिज्म में हमें क्या करना चाहिए, वो चीज़ों पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। उनके बाद वाले गुरु हर राय, हरकृष्णन एंड तेग बहादुर। व्हेन तेग बहादुर रिफ्यूज टू अडॉप्ट इस्लाम, इनके साथ भी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इनको प्रेशराइज किया गया कि वो इस्लाम को अडॉप्ट करें। मुगल एम्पायर कौन था उस समय, औरंगजेब। ऑर्डर टू कट हिज हेड, जब उन्होंने मना कर दिया कि वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो औरंगजेब ने ऑर्डर किया कि इनकी हेड काट देना है, सर मतलब बॉडी से अलग कर देनी होगी। फॉर हिम इट इज़ सेड दैट ही गेव ऑफ हिज हेड बट नॉट हिज रिलीजन्स। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं सर अपना दे सकता हूँ लेकिन अपना धर्म नहीं दे सकता, तो जिसके लिए उनका हेड जो है काट दिया गया था। इन चांदनी चौक एंड दिल्ली हिज मेमोरियल इज रिनॉर्ड एज शीशगंज गुरुद्वाराज। तो इसकी मेमोरी में इनकी जो इन्होंने अपने धर्म नहीं दे के अपना शीश दे दिया, तो इसीलिए वहाँ पे जो गुरुद्वारा है चांदनी चौक के अंदर शीशगंज, ये उन्हीं की याद में बनाया गया है। ये है गोल्डन टेम्पल्स अमृतसर। अब आएंगे गुरु गोविंद सिंह। नाउ गुरु गोविंद सिंह, ही वॉज अ सन ऑफ गुरु तेज बहादुर। तो ये किसके पुत्र थे, गुरु गोविंद तेज बहादुर के पुत्र थे। ही वॉज द 10th एंड द लास्ट गुरु ऑफ सिख। ये 10th गुरु थे और लास्ट गुरु भी कहा जाता है सिख के। ही डेवलप्स, इन्होंने क्या डेवलप किया था, ही डेवलप ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन, आर्म पैक्ट टू अपोज द एट्रोसाइट्स ऑफ औरंगजेब अपॉन पंजाब। तो यहाँ पर इन्होंने मुगल्स की अत्याचार को रोकने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दी थी, ताकि सिख को क्या किया जाए, ट्रेन कर दिया जाए आर्म्स एंड आर्मेंट्स, ताकि वो आराम से अपने लिए
अपनी बचाव कर सके, उनसे लड़ सके। किसके खिलाफ? उस समय कौन था रूलर मुगल्स में? औरंगजेब। बाय दिस टाइम द सिख सोसाइटी बिकम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल। कब तक सिख जो है अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी फॉर्म हो चुकी थी और अपनी रक्षा खुद कर सकती थी इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द अदर पर्सन और अदर आउटसाइड। He defeated the Subedar of Lahore in the Battle of Nadoi, established the Khalsa order in 1699 to organize the Sikh, remove their rebels, and inspire them with renewed, vigorous and vitality. तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया कि साथ साथ स्ट्रॉन्ग बनाया सिखिज्म को, सोसाइटी स्ट्रॉन्ग कैपिटल बना दी। साथ साथ उन्होंने किसको डिफीट की थी? सूबेदार ऑफ लाहौर। कौन सी बैटल थी वहाँ पे? नादू के अंदर। फिर उन्होंने खालसा स्टैब्लिश किया, दैट वाज खालसा मिलिट्री इन टू ऑर्गेनाइज द सिक्स, ताकि वो ऑर्गेनाइज पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज रहेंगे और उसके अंदर जो भी इविल्स थी वो चीज़ों को हटाने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, ताकि वो हमेशा विगोरियस में एक्स्ट्रा मतलब हमेशा कोई चीज़ों को लेके उत्साहित हो जाए और अपनी लड़ाई अपने हक के लिए लड़े। तो इस तरह से ये सब चीज़ें किसने की? जो हमारे 10th गुरु उन्होंने किया। तो यहाँ पे देखोगे इनकी पिक्चर गुरु गोविंद सिंह जी की पिक्चर्स है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया? न्यू प्रैक्टिस ऑफ पंच पैरी ने शुरुआत की, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उसमें पेरियर, पाहुल, अमृत, चखना and started by the 5 sacrificing devotees। तो इसी तरह से ये पंच मतलब 5 चीज़ों का शुरुआत की। ये चीज़ें जो उनके पास होनी चाहिए कंजम्पशन। तो पहला क्या था? चरणामृत। उसके बाद अमृत, जिस तरह से चरणामृत, अमृत एंड चखना, कंपोजिशन स्वीट वाटर, जो अमृत है स्वीट वाटर उसको कंज्यूम करना। तो इस तरह से ये 5 चीज़ें अलग अलग इसमें से उन्होंने ऐड किया कि ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है। किसे? सिखिज्म को। जो सिख फॉलो करते हैं उनको ये फॉलो करनी है। इट वॉज मैंडेटरी फॉर खालसा सिख टू कीप 5 काकाराज। और साथ साथ खालसा सिख जो है उनको ये 5 मैंडेटरी चीज़ें रखनी ज़रूरी है। कड़ा, केश, कच्छ, कृपान एंड कंघा। ये 5 चीज़ें उनके लिए कंपल्सरी कर दी गई कि ये चीज़ें वो रखेंगे ही रखेंगे। ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर विथ मुगल्स एम्पायर औरंगजेब, he opened a military center in Anandpur Sahib in 1699। साथ उन्हें पता था कि कभी भी युद्ध हो सकता है हमारा औरंगजेब के साथ, तो उन्होंने इसलिए मिलिट्री सेंटर भी ओपन कर लिया था आनंदपुर साहिब में, ताकि वो हमें तैयार रहना है, पता नहीं कब क्या हो जाए इसके लिए। गुरु गोविंद सिंह कंटिन्यू टू रिफॉर्म द सिख बाय कीपिंग द आइडियाज ऑफ रिलीजियस फ्रीडम्स एंड नेशनल यूनिटी एज प्रायोरिटी। साथ साथ गुरु गोविंद सिंह ने हमेशा सिख को रिफॉर्म करते गए कि बुरी चीज़ों को छोड़नी है, हमें न्यू आइडियल्स रिलीजियस के बारे में सोचना है, फ्रीडम आज़ादी, देश को जिस तरह से नेशनल यूनिटी है उस तरह से हमें भी एकता देश के लिए लड़नी है, देश को एक करके रखना है। ये हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, पहला काम होना चाहिए। ड्यू टू मुगल्स इन्वेशन इन 1705 ही हैड टू लीव आनंदपुर। लेकिन उस समय क्या हुआ, जब वहाँ पे मिलिट्री जो थे मुगल्स की जो मिलिट्री थी वहाँ पे उन्होंने इन्वेड किया। इन्वेड कब किया था? 1705 में। तो जिसके कारण आनंदपुर जब उन्होंने इन्वेड किया तो उनको उस एरिया को छोड़ना पड़ा। बोथ हिज सन नेम जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह वॉज इम्प्रिजन एंड बर्ड अलाइव इन द वॉल ऑफ सरहिंद फोर्ट एज दे हैड रिफ्यूज टू कन्वर्ट देयर रिलीजन। साथ साथ जब वो चले गए वहाँ से, लेकिन उनके जो बेटे थे जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, इनको पकड़ लिया गया। बंदी बनाने के बाद जिंदा ही वॉल के अंदर उन्हें वॉल के साथ फिक्स करके वहाँ पर इसको सोचो जिंदा ही मार दिया गया। और कौन सा फोर्ट था? सरहिंद फोर्ट, क्योंकि इन्होंने भी अपनी रिलीजियस को चेंज करने से मना कर दिया था कि वो अपनी रिलीजियस को चेंज नहीं करेंगे। हिज अदर 2 सन्स नेम अजीत सिंह एंड जोनझर सिंह बिकम मार्शल्स इन द बैटल ऑफ चोमकार। इसके अलावा भी उनके 2 पुत्र थे, उन्होंने भी युद्ध के दौरान, कौन सी युद्ध थी? चोमकार युद्ध में शहीद हो गए।
इन द स्ट्रगल ऑफ खुदराना 40 सिख रिसीव मार्शल आर्म्स। और दूसरी जो स्ट्रगल हुई थी खुदराना में, वहाँ पर भी कितने लोग मारे गए? 40 सिख जो थे वो शहीद हुए। देन वी आर कॉल मुक्ता एंड द प्लेस बिकम फेमस एट मुक्तासर। और ये उस जब उनकी जो इतने लोग शहादत उनके शहीद हुए तो उस देश लिए उसको क्या बोल दिया गया? मुक्ता। और वो जगह को नाम दे दिया गया मुक्तासर करके। फाइनली गुरु गोविंद सिंह रिच तलवंडी एंड फ्रॉम आनंदपुर। और वहाँ से जब वो निकल गए थे आनंदपुर से तो वो कहाँ पहुँचे? तलवंडी पहुँचे। वे ही रिमेन बिजी इन कंपोजिंग लिटरेरी वर्क फॉर 1 ईयर। वहाँ जाने के बाद वो पूरी अपनी ध्यान जो थे पढ़ाई में लगा दी, भगवान के ध्यान में लगा दी। उन्होंने क्या कंपोज किया? उन्होंने लिखना शुरू किया धर्म के बारे में, सिखिज्म के बारे में। और वहाँ एक फुल 1 ईयर ही स्पेंड ऑन दैट कंपोजिंग। जो भी कंपोज किया उसके ऊपर 1 साल उन्होंने वर्क किया उस पर। When he was going to visit Aurangzeb court on his invitations, he got the news of Aurangzeb's death. फिर बाद में उनको औरंगज़ेब ने उनको बुलाया था अपनी कोर्ट में, लेकिन जब वो जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि औरंगज़ेब की जब उनका ऑर्डर आया तो उनको जाना पड़ेगा, इसके लिए जब वो जा रहे थे, लेकिन वो जाने से पहले ही दूसरी न्यूज़ आ गई कि औरंगज़ेब जो है वो नहीं रहे, ही गॉट, तो उनके डेथ की न्यूज़ आ गई। सो गुरु गोविंद सिंह डाइड ऑन 1 अक्टूबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह की देहांत हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा बंदा बैरागी। बंदा बैरागी, ये जो पिक्चर है बंदा बैरागी की पिक्चर है। इन्होंने भी अपने लिए और अपने गुरु के लिए बहुत कुछ किया, सिखिज्म के लिए बहुत कुछ किया। तो क्वेश्चन मोस्टली जो है बंदा बैरागी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, उसकी राइट नोट्स ऑन बंदा बैरागी। तो बंदा बैरागी ने जो काम किया था उसके अकॉर्डिंग ही नोट्स बनानी होती है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इसमें। नाउ माधव सिंह वॉज द रियल नेम ऑफ बंदा बैरागी। इनका नाम क्या था? रियल नेम माधव सिंह, लेकिन इनका नाम बंदा बैरागी कैसे पड़ा ये हम डिस्कस करेंगे। नाम बहादुर, ठीक है। तो इसका बंदा बैरागी या बंदा बहादुर इस तरह से उनको बोला जाता था। ही वॉज बॉर्न इन राजपूत फैमिली। इनका जन्म हुआ था राजपूत फैमिली में 1670 में। एंड यूज्ड टू रिसाइड इन अ आश्रम सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। और आश्रम के पास रहते थे, रिवर जो थी गोदावरी, वहाँ पे वो रहते थे। ना वाइल रिसाइडिंग इन द साउथ, क्योंकि गोदावरी साउथ में है, तो साउथ में रहने के समय में गुरु गोविंद सिंह कॉल्ड हिम एज गुरुज डिसिप्लिन बंदा। तो उसी समय ना इनकी तो ये साउथ में रहते थे, जिसके कारण उनके जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह कॉल्ड हिम एज अ गुरु डिसिप्लिन बंदा, ठीक है। तो उसके गुरु ने उसको साउथ में उनको गुरु गोविंद सिंह ने कहा नाम दिया एज अ बंदा, क्योंकि वो उसके डिसिप्लिन थे। एंड वॉज दस नोन एज बंदा बैरागी। और इसी के बाद इनको नाम दिया गया ऐसा बंदा बैरागी। विद द परमिशन ऑफ हिज गुरु, उनके गुरु के परमिशन से, गुरु गोविंद सिंह के परमिशन से ही ये कहाँ पहुंचे? पंजाब पहुंचे। टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ऑफ द गुरु, क्योंकि उसके जो गुरु गोविंद सिंह के जो काम रह गए थे अधूरे, उसे पूरा करने के लिए ही उनको वहाँ पे भेजा गया। तो इसी तरह से तो उनका नाम जो था बंदा बैरागी, इसे किसने दिया? उनके गुरु ने दिया था, गुरु गोविंद सिंह ने। कॉल हिम एज अ बंदा मीन्स गुरुस डिसिप्लिन, और बैरागी होता है जो घूमते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो बैरागी होते हैं जो अपने गुरु के भगवान की ध्यान पे घूमते रहते, तो इसी तरह से बैरागी, बंदा बैरागी उनके गुरु ने उनको नाम दिया। और वो जो अपनी काम, गुरु गोविंद सिंह ने जो अपना काम थोड़ा सा छोड़ के वहाँ से आ गए थे, तो उनको उस काम को पूरा करने के लिए उनको पंजाब बोला गया जाने के लिए। सो एट दैट टाइम द पीपल ऑफ पंजाब वर सफरिंग ड्यू टू द एट्रोसाइड्स ऑफ सूबेदार वजीर खान। तो वहाँ पर जो थे सूबेदार जो थे मुगल्स के, वजीर कौन थे? सूबेदार वजीर खान। ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे सिख को पंजाब में। सो ऑल दिस पीपल्स बिकम ऑर्गेनाइज अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा। तो जब बंदा बैरागी वहाँ पे गए तो सभी लोगों को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपने अंडर में कि हम लोग जो है इसके लिए लड़ेंगे। फाइनली फर्स्टली बंदा इन्वेडेड
सरहिंद, उन्होंने फिर क्या किया, सबसे पहले सरहिंद पे कब्जा किया, इन्वेड किया. वजीर गेव द स्लोगन ऑफ जिहाद एंड आज ऑल द मुस्लिम ऑफ पंजाब टू फेस बंदा. वजीर ने क्या किया, इन्हें जिहाद का नाम दे दिया गया ताकि सारे मुस्लिम एक हो जाए और लड़े और पंजाब को वापस उनसे छीन ले. तो ऐसा जो था वो सोच रहे थे. टू फेस बंदा, वजीर खान वॉज किल्ड इन टू पीस एट अ प्लेस कॉल छापड़ चीड़ी. तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. विद द असिस्टेंस ऑफ मुजियारस जाट ऑफ माझा. तो यहाँ पर उल्टा हो गया. वजीर खान जो थे उनको जो लोग थे जो ऑर्गेनाइज में थे बंदा, उन्होंने उनको मार डाला इनटू पीसेस. ठीक है, तो उनके बहुत सारे पीसेस कर दिए गए और जिस जगह में किया गया था वो प्लेस को नाम दिया गया. नाम क्या था, छप्पर चिंदी. और उसके साथ जो असिस्ट करे थे उनको और मदद कौन करा था, मुजियाल जाट ऑफ माझा. तो बंदा established his rule on the regions with an annual revenue income of 36 lakhs. उसके बाद उन्होंने वहाँ पे रूल करना शुरू किया, वहाँ पे रहना और उस एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया जो था इनकम कितना सा एनुअल का, एक साल का 36 लाख. बंदा एबोलाइज द जमींदारी सिस्टम. अब जो जमींदारी सिस्टम थे, जो जमींदार जो रूल कर रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो इसी तरह से वो सिस्टम को उन्होंने रिमूव किया, मिटा दिया. एक्साइटेड बाय द विक्ट्री ऑफ सरहिंद, जो सिखिज्म थे, जो सिख थे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि सरहिंद जो है हमने मुगल से छीन ली है, अब हम लोग फ्री है. द सिख स्टैब्लिश दिया कंट्रोल ऑन अमृतसर ऑल्सो, बटाला, कलौनौर, पठानकोट. इस तरह से धीरे धीरे बाकी एरिया में भी उन लोगों ने अपनी कब्जा ले ली सिख ने. मुगल रूल एंडेड इन पंजाब. देखा गया कि मुगल्स का जो रूल था, कंट्रोल था पंजाब में, वो अंत हो गया. मुगल एम्पायर बहादुर शाह वॉज फोर्स टू सेंड हिज आर्मी टू पंजाब. जिसके बाद मुगल्स जो एम्पायर थे बहादुर शाह, उनको मजबूरन पंजाब में सेना भेजनी पड़ी ताकि पंजाब को वापस वो कंट्रोल में लेके आए. बंदा वेंट इनटू द लाहगढ़ फोर्ट विच वाज सिचुएटेड इन द हिल. ही बिगन टू अटैक मुगल्स रूलर्स विद गुरिल्ला स्ट्रेटेजी. तो यहाँ पे जब उन्होंने भेजा तो बंदा जो थे वो कहाँ चले गए, लाहौरगढ़ चले गए. लाहौरगढ़ फोर्ट, और ये कहाँ पे, पहाड़ों में सिचुएटेड है. वहां से उन्होंने मुगल्स आर्मी के ऊपर, सेना के ऊपर शुरू किया आक्रमण करना, अटैक करना विद द गोरिल्ला स्ट्रेटेजी. जहाँ से छिप के वार करते, सडनली सामने आ जाते. तो ये स्ट्रेटेजी थे जो मुगल्स के जो सोल्जर्स थे उनको उतना ये पता नहीं था, जिसके कारण वो मोस्टली वो बैटल्स जो है हार जाते. जैसे हमने अभी मराठास में भी देखा था, गुरिल्ला स्ट्रेटेजी उन्होंने यूज किया था. बहादुर शाह डाइड ऑन 28 February 1712. न्यू मुगल रूलर फारूक शाह सेंड एन आर्मी अगेंस्ट बंदा. तो इनकी डेथ के बाद जब नया मुगल रूलर फारूक शाह जब राजा बने तो उन्होंने वापस से आर्मी भेजी, सेना भेजी. किसके लिए, बंदा के लिए, ताकि बंदा को वो पकड़े. अंडर द लीडरशिप ऑफ सफदर खान. तो लीडर कौन था, कौन कमांड कर रहा था मिलिट्री को, सफदर खान. बंदा सरेंडेड आफ्टर बीइंग सरेंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. Surrounded for a long time in देराबड़ा, he was sentenced to death. बंदा ने लास्ट में अपने आप को सरेंडर कर दिया क्योंकि बहुत दिनों तक वो जो है उन्हें घेर के रखा गया था इस एरिया में, वो निकल नहीं रहे थे. तो साथ में लास्ट में उन्होंने अपने आप को ही सरेंडर करवा दिया और उसके बाद इन्हें फांसी की सजा हुई, डेथ सेंटेंस हुई विद द 100 ऑफ हिज असिस्टेंट्स टू डेथ इन दिल्ली अलॉन्ग विद हिज 100 ऑफ हिज असिस्टेंट, जो थे उनके साथ में जो साथी थे, साथियों के साथ. बंदा बैरागी वॉज अ ग्रेट वॉरियर, करेजियस एंड प्रोटेक्टर ऑफ लॉ. इन्होंने अपने गुरु की बात मान के उनकी जो काम थी उनको पूरा किया और लोगों को आज़ादी दिलवाई. वहाँ पे लोग जो थे किसके अंडर में थे, जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, वजीर खान सूबेदार जो थे, तो उनसे उन्होंने उनको आज़ाद करवाया. वहाँ पे रूल किया और लड़ाई भी ब्रेवली लड़ी थी, जिसके लिए कहा गया ही ब्रेवली कन्फ्रंटेड द मुगल्स एंड इन्फ्यूज न्यू विटिलिटी अमंग द सिख्स. और एक नई ऊर्जा जो थी उन्होंने सिख के अंदर भरी. नेक्स्ट हमारे है रंजीत सिंह. ये है महाराजा रंजीत सिंह. रंजीत सिंह वॉज बॉर्न ऑन 13 November 1780 in Gujarwala. His grandfather Sardar Charat Singh was a brave leader of Sukar Chaike Misl, Sikh Misl. Now he waged several wars against Ahmad Shah Abdali.
इन्होंने बहुत सी लड़ाई लड़ी थी। अहमद शाह अब्दाली जो बार बार इन्वेडर से इंडिया में एंटर कर रहा था, अटैक कर रहा था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से, और इंडिया में से जितने सारे ज्वेलरी से भगवान की मूर्ति है सब वो यहाँ से लेके अपने देश चले जाते थे। तो इन्होंने इनके साथ लड़ाई की, कन्फ्रंट किया, उनको रोकने की बहुत कोशिश की। हिज फादर वॉज ए महा सिंह हु डाइड इन 1792 में। इनकी पिता की जब मौत हुई, उनके बाद 1792 से 1797 तक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वॉज परफॉर्म बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल रन बाय हिज मदर। उसके पिता के मरने के बाद इतने लंबे समय तक मतलब देखा गया कि 5 इयर्स तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी उनकी माता के अंडर में किया गया। उसकी मदर जो थी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर के साथ मिलके वो रूल करी थी। हिज मदर इन लॉ एंड दीवान लखपत राय और उनकी बाय हिज मदर इन लॉ एंड दीवान लखपत। इन द एंड ऑफ द 18th century में देखा गया सिख मिसल्स जो तो confederations were present in a divided form. Ranjit Singh took benefit of this situation and shortly he established a kingdom in Punjab on the basis of his strength. तो इसी तरह से जब ये सिख मिसल जो थी कन्फ्रंट करने लगी और वो जो डिवाइड होने लगी अलग अलग एरिया वाइज में, तो इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया रंजीत सिंह ने और उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया पंजाब के अंदर एज अ किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्ट्रेंथ। उनके पास जो ताकत थी, जो मिलिट्री थी, उसके बेस पे रंजीत सिंह ने उसके बाद ऑक्यूपाई किया लाहौर के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा किया। फिर बाद में ऑक्यूपाइड बांगीर मिसल्स इन अमृतसर, उनको उसके ऊपर कब्जा किया। फिर उसके बाद ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड अकालगढ़। उसके बाद ही इन्वेडेड साहिब सिंह ऑफ गुजरात में भी उन्होंने इन्वेड किया और डिफीट उसको हराया। फिर रंजीत सिंह क्रॉस रिवर सतलज को क्रॉस करके फिर नेक्स्ट एरिया जो था कनकट किया फरीदकोट, वहाँ तक वो अपने राज्य को फैलाए, मलीरकोटला एंड अम्बाला। बट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर ही एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। लेकिन इतना करने के बाद उन्हें लास्ट में, क्योंकि इनकी जो कन्फ्रंट थी, इनकी लड़ाई जो थी उस समय ब्रिटिशर्स जो थी वो भी पूरे पंजाब में कंट्रोल करना चाह रहे थे, तो इनके बीच में ट्रीटी भी समझौता हुआ था। तो बाद में रंजीत सिंह को ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ी कि उनके अंडर में रह के ही वो रूल करना चाहेंगे। इस तरह से उनकी जो समझौता थी, ट्रीटी थी, इस बेस पे ना अपॉन द रीजन्स, तो यहाँ पे सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश उन्होंने एक्सेप्ट किया। जो भी एरिया था अक्रॉस सतलेज रिवर कि अपॉन द रीजन्स अक्रॉस सतलेज रिवर्स के अंदर जो 2 साइड हो गई, तो रिवर्स जो फ्लो हो रही है, तो रिवर्स के 1 साइड रंजीत सिंह रूल करेंगे और नेक्स्ट साइड जो है किंग रूल करेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स रूल करेंगे। इस तरह से जो समझौता हुआ उन्होंने एक्सेप्ट किया। Multan was occupied in 1818 and Peshawar was occupied in 1834. Ranjit Singh died in 27 June 1839 और इनकी ये डेथ हुई, जिसके बाद पूरा का पूरा एरिया जो था ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया। तो इसी तरह से हमारा जो चैप्टर था हिस्ट्री का वो कंप्लीट हुआ, चैप्टर 2। ठीक है, तो अब हम जो है ये चैप्टर बहुत लेंथी था, टाइम लगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, सिविक्स में। ठीक है, थैंक यू।